जो स्टेट फोर्सेस है, जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, इसकी सराहना में, इसकी यादगार में ब्रिटिशर्स ने, जो हम दिल्ली में जाते हैं तो तीन मूर्ति चौक 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू की मौजूदगी में जिसको रीनेम करके तीन मूर्ति हाइफा चौक रखा गया। नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स में एक बार आपका फिर स्वागत। नेशन टॉक्स मेटामॉर्फ्स का एक भाग है और मेटामॉर्फ्स नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस वॉलंटरी इनिशिएटिव है जो कि देश सेवा में तत्पर है और देश को इंक्लूसिव और हैप्पी बनाने में अपना योगदान लगातार देता आ रहा है। हम आपके पास लगातार वीडियोस लेके आ रहे हैं नेशन टॉक्स के माध्यम से। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसके बाद जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम पुनः आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। 23 सितंबर हाइफा दिवस के नाम से जाना जाता है। हाइफा एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है इजराइल में और वहां पर लड़ाई की थी हमारे वीर रणबांकुरों ने हॉर्स कैवलरी के। उसी कैवलरी को 61 कैवलरी जो कि आज भारतवर्ष में है उसने इनहेरिट किया और इस मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए 61st कैवलरी के एक पुराने कमांडेंट से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। तो मैं मेटामॉर्फ्स की तरफ से आज स्वागत करता हूं अपने इस टॉक में कर्नल रवि राठौड़, विशिष्ट सेवा मेडल का, जिन्होंने 61st कैवलरी को कमांड किया है। कर्नल रवि राठौड़ एक अकम्प्लिश्ड पोलो प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया हॉर्स राइडर हैं और 61st कैवलरी के कमांडेंट रह चुके हैं। ये अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्होंने 5 पोलो वर्ल्ड कप्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इनकी कप्तानी में हमारा पोलो टीम फाइनल में पहुंचा था और 7वां स्थान ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने प्राप्त किया था। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड और प्राप्त है जिनकी मैं लिस्ट अभी बता नहीं सकता। मैं स्वागत करता हूं कर्नल रवि राठौड़ का। सर, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे जनरल अरुण माथुर जो मैं कमांड कर रहा था हमारे जीओसी से वार्तालाप करने का, और इस मुद्दा जो मैं बहुत अहम मानता हूं इंडिया के लिए और बाकी लोगों को उस तक पहुंचाने में मैं छोटा योगदान दे पा रहा हूं। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू रवि, थैंक यू एंड वेलकम टू मेटामॉर्फ्स एंड नेशन टॉक्स। इसके साथ इसी बात पे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राम अठावले। कर्नल राम अठावले भी एक कैवलरी रेजिमेंट 76 कैवलरी के पुराने कमांडेंट हैं और इनकी एक और खूबी है, ये मिलिट्री हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अच्छे ऑथर हैं, कई किताबें इनके नाम पर हैं और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड केमिकल वॉरफेयर में इनको महारत है। कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों से ये सीबीआरएन के सिलसिले में जुड़े हुए हैं और ये पूना विश्वविद्यालय में सीबीआरएन जो इनका एक नई फैकल्टी बनी है उसके कर्ता धर्ता है। आपका स्वागत है कर्नल राम अठावले। मुझे खुशी है, मैं इस मेटामॉर्फोसिस के इस नेशन टॉक्स फोरम में वापस आया हूं काफी दिनों के बाद और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम कर्नल राठौड़ से इस बहुत अहम युद्ध के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाइफा का बैटल पहले विश्व युद्ध के लिए एक निर्णायक बैटल था। हाइफा एक पोर्ट सिटी थी जो कि लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये एक रेलवे हेड भी था और सामरिक दृष्टि से प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के लिए इसका ब्रिटिश फोर्सेस के हाथ में होना बहुत आवश्यक था। अब मैं रवि राठौड़ साहब से प्रश्न करता हूं कि भाई आप हाइफा के बारे में कुछ प्रकाश डालें, हाइफा की इंपॉर्टेंस में, और किस प्रकार से हमारी फोर्सेस ने, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी उस जमाने में, इस हाइफा के पोर्ट को कब्जा करने में अपनी कामयाबी हासिल करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज मुझे इस हाइफा जो मेरे जहन से बहुत ही करीब है जो टॉपिक, उसके बारे में कुछ
जानकारी दे के मैं योगदान दे पा रहा हूँ, उसका मुझे बहुत बहुत खुशी की बात है। जैसे मैं 61st कैवलरी रेजिमेंट से आता हूँ, जो एकमात्र विश्व की घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट बची हुई है। वो हर साल बहुत धूमधाम से ये 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में बनाती है, क्योंकि इसके जो पूर्वज जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर, हैदराबाद लांसर्स ने आज से तकरीबन 103 वर्ष पहले जो कारनामा किया, जो शौर्य दिखाया, वो आज भी उनको हमारे देश में उनको अमर रखता है। इसी 23 सितंबर 2018 को, जैसे जनरल माथुर ने बताया कि जो हाइफा सिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, जो टर्किश और जर्मन फोर्सेस थी, और जो एक ऑटोमन एम्पायर जो 400 साल से कायम था, इस दिन 23 सितंबर को उसको हरा के भारतीय सैनिक थे, भारतीय कैवलरी थी, उन्होंने ठाकुर दलपत सिंह की कमांड में ये विक्ट्री हासिल करी। और कई लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे जनरल माथुर ने बताया कि इसी के बाद 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो बहा रिलीजन है, उनके राजकुमार, उनके प्रिंस थे, वो टर्किश लोगों ने वहां उनको ऑक्यूपाई कर रखा था, उनको प्रिजन बना रखा था, उनको वहां से रिहा करा गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि जो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से जो हम ब्रिटिशर्स के लिए जो लड़ रहे थे, उनके लिए ये पोर्ट को जीतना बहुत बहुत आवश्यक था, नहीं तो जो जर्मन और टर्किश फोर्स को मिल रहा था वो कभी भी कटता नहीं। और ये युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध का निर्णायक एक तरह से युद्ध बताया जा सकता है, वो प्रथम युद्ध में इसकी जो जरूरत थी, इसकी अहमियत थी, वो हम इसमें देख पाए। जैसे मैंने बताया, जनरल माथुर ने और मैंने बताया कि 23 सितंबर को ठाकुर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में जोधपुर लांसर्स ने तकरीबन दोपहर के समय एक अपस्लोप अपनी पहाड़ी थी माउंट कार्निवल, वो उससे पहले एक बहुत ही बड़ी नदी, जैसे आप वहां पर देखेंगे हाइफा के फीचर में, नार मुकोटा करके बहुत ही बड़ी नदी थी, उसको जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स ने क्रॉस किया और ये दिन के समय चढ़ाई करके उन्होंने विजय प्राप्त की। वो बहुत ही सराहनीय है और उनकी शौर्यों को याद करते हुए आज भी हम 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाते हैं। रवि, मैं इसमें एक बात और अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं कि ये जो युद्ध था इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और हमारे रणबांकुरों का शौर्य और बेहतर हो गया कि आप अगर ये देखेंगे कि उन्होंने किन हथियारों के साथ, किस तरीके से उन्होंने इस छोटी नैरो डिफाइल के बीच में से जाकर के वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल एंट्रेंच्ड दुश्मन को, जिसके पास मशीन गनें थी, आर्टिलरी का फायर था, मोर्टारें थी, उनके ऊपर हमला किया है। और इनके पास हथियारों के नाम पे तलवारें, भाले और इस प्रकार की चीजें थी। तो उससे निश्चित रूप से जब लोगों को पता था कि जिन सेनाओं को कि जब वो अगर इस प्रकार से हमला करेंगे ऐसे डिफेंसेस के खिलाफ, तो इससे इसका महत्व और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेरे दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आपको गर्व होना चाहिए आपकी सेना के ऊपर, जिसने खाली हाथ तलवारों, भालों और स्पेयर्स के साथ हमला करके दुश्मन की वेल एंट्रेंस डिफेंसेस को तबाह और बर्बाद किया मात्र कुछ टाइम में, दिन के समय। तो ये बहुत बड़ी शूरवीरता और बहुत बड़े साहस का परिचय देती है। राम, आप कुछ पूछना चाहेंगे रवि राठौर से? हाँ, एक बहुत ही अहम चीज है जो कि कर्नल राठौर ने भी अभी बताया था कि ये जो एक चार्ज हुआ था जोधपुर लांसर्स का दोपहर को, जबकि दुश्मन ऊंचाई पे बैठा है और आप पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ये अमूमन माना जाता है किसी भी मिलिट्री टैक्टिक्स में कि जो फौज ऊपर बैठी है, जो हाई ग्राउंड पर बैठी है, उसको उस एरिया का ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ऐसी जो फौज थी जो कि बहुत ऊंचाई पे बैठी हुई थी, पहाड़ी के ऊपर थी, और उस पहाड़ी के जो स्लोप थे उसके ऊपर से चढ़ाई करके जोधपुर लांसर्स ऊपर गए थे और ऊपर जाके लड़ाई करके वो इलाका जीत कर उन्होंने उसमें विजय हासिल की। तो ये इसके बारे में कुछ अगर कर्नल राठौर हमें बताएं कि कितना डिफिकल्ट होता है, खास करके एक घुड़सवार को,
जबकि घोड़े का और उस सवार का जो तालमेल है ऐसे एक चार्ज के अंदर, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और उसी के साथ, इस तालमेल के साथ घोड़े को भी कंट्रोल करना है, साथ में अपने हथियार को भी इस्तेमाल करना है। ये जो तालमेल है, इसके बारे में अगर थोड़ा और जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, मैं इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जब अश्व और जो राइडर है, जो उसका तालमेल है और जो उसकी टीम है, वो जो उनकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति एक दोस्त की तरह, कंपेनियन की तरह रहती है। जैसे आपने बताया कि 23 सितंबर 1918 को अगर हम चलते हैं 103 वर्ष पहले, ऊपर तैनात थे टर्किश ट्रूप। उनके पास में मशीन गन्स थी, उनके पास मोटर्स थी, उनके पास में आर्टिलरी गन्स थी। और जोधपुर लांसर्स ने दोपहर का समय, तकरीबन 2:30 बजे का समय, सिर्फ एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे चुना उन्होंने। पर ये मैं कहूंगा, ये उनके लिए एक सुसाइडल अटैक था। कोई भी नॉर्मल आदमी अप स्लोप, जो माउंट कार्मल, खड़ी चढ़ाई पर, एक नदी जो उससे पहले है, जहां जर्मन और टर्किश सेना आपको चुन चुन के निशाना बनाकर भाग सकती है, तो इससे बड़ी शौर्य गाथा। और उसके साथी जो आपने बताया, कैवलियर जिन्होंने चार्ज किया जोधपुर लांसर्स ने, और उनके घोड़ों की बहादुरी, ये बताई बनती है कि आप दोपहर के समय घोड़ों को मशीन गनों की गोलियों के थ्रू ले जाते हुए एक चढ़ाई, जैसे आपने बताया, इट इज अगेंस्ट एनी मिलिट्री नॉर्म, बट दे डिड दैट। सारी चीजें, जो कंपेनियनशिप है, जो घोड़े की और सवार की, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही मरते दम तक ये अपना साथ नहीं छोड़ते। यही चीज हमने हाइफा की लड़ाई में भी देखी है, और बाकी कई जगह भी हमने हिस्ट्री में देखा है कि लड़ाई में घोड़े का और जो कैवलियर, जो सवार है, उसका तालमेल जरूरी है। और यही वो पहले ट्रेनिंग में सीखते हैं, और जब वो जाते हैं युद्ध में, तो यही उनके काम आता है। बहुत अच्छे रवि, मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये मेरा जो ज्ञान है वो कहता है कि इस हाइफा विजय के बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे, और ये दूरगामी परिणाम केवल युद्ध में नहीं थे, केवल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट उस प्रथम विश्व युद्ध में नहीं थे, और भी कई मायनों में इनके दूरगामी परिणाम हुए। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था पिछले 150 सालों में कि पूरी तरह से भारतीय सैन्य टुकड़ी, जिसका नेतृत्व भी भारतीय कर रहे थे, उसने हमला करके और बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस जंग को जीत करके अंग्रेजों को दिया, जिसकी वजह से पूरे विश्व युद्ध का परिणाम बदल गया। तो उसके और क्या दूरगामी असर पड़े आपके हिसाब से? जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या मिलिट्री के हिसाब से और इजराइल के हिसाब से किस प्रकार के असर हमको देखने को मिले उसके। जी सर, जैसे मैं बता रहा था कि 23 सितंबर 1918 को जब ये हाइफा की लड़ाई लड़ी गई हाइफा में, तब ये 3 स्टेट फोर्सेस, जो जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स, जो इसके पार्ट थे 15 कैवलरी ब्रिगेड इंपीरियल सर्विसेज की, उनको ये टास्क दिया गया था। और इस 15 कैवलरी ब्रिगेड, जो ये तीनों रेजिमेंट, जिसमें जोधपुर लांसर ने खड़ी चढ़ाई करी, मैसूर लांसर्स ने फ्लैंकिंग अटैक करके जो उनके ऑटोमेटिक्स थे, जो मशीन गन थी, उनको साइलेंट किया, और हैदराबाद लांसर्स को जो जवाबदारी दी गई थी वो उस एरिया को कॉर्डन करने की और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उनका बंदोबस्त करने को दी गई थी। इन तीनों जो स्टेट फोर्सेस है, जो उन्होंने कारनामा करके दिखाया, इसकी सराहना में, इसकी यादगार में ब्रिटिशर्स ने, जो हम दिल्ली में जाते हैं तो 3 मूर्ति चौक 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेतन्याहू की मौजूदगी में, जिसको रीनेम करके 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनकी यादगार में ये मॉन्यूमेंट आया, और ये मॉन्यूमेंट हम कितनी बार इसके चारों तरफ जाते हैं, पर हमें भारतीय के तौर पे भी हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो जैसे आपने बताया, दूरगामी परिणाम ये थे कि ब्रिटिशर्स ने एक्नॉलेज किया कि द इंडियन ट्रूप्स, जो सोल्जर्स हैं, वो भारतीय ऑफिसर्स की कमांड में भी बहुत बेहतरीन विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसी की सराहना के तौर पे इन्होंने 3 मूर्ति मेमोरियल, जो 1931 में बन के तैयार हुआ, और आज भी हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ जो फोर्सेस हैं, उनके घर के सामने बनाया गया। तो इसको राइट स्टेटस दिया गया, राइट जगह दी गई, और इसकी यादगार में 3 मूर्ति आज भी गर्व से खड़ा है।
इसके अलावा राम, आपको क्या ये मालूम है कि इसके अलावा उन्होंने RIMC जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, वो भी इसका एक परिणाम स्वरूप वहां पर बनाया गया, क्योंकि उनको अब लगना शुरू हो गया था कि भारतीय सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और उनको यदि ट्रेन किया जाए तो सैंडहर्स्ट में उन्होंने कुछ वैकेंसियां दी, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल मिलिट्री कॉलेज RIMC की देहरादून में स्थापना की गई। उसके अलावा एक परिणाम इस युद्ध का ये रहा कि जो इजराइल का फाइनली फॉर्मेशन हुआ, उस इजराइल के फॉर्मेशन में हाइफा की विजय का बहुत बड़ा योगदान रहा। राम, आप कुछ नेतृत्व के बारे में पूछना चाहेंगे, किस प्रकार से स्क्वाड्रन कमांडर ने हमको इसको विजय दिलाई? भारतीय सेनाएं जो है वो हर बार जो उनके लीडर होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो उनको लीड करके आगे लड़ाई में लेके जाते हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रखते हैं। और भारतीय सेना का ये उदाहरण है कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं अभी तक सभी, और सभी क्षेत्रों में मैं कहूँगा इनका योगदान बहुत ज्यादा है। चाहे आप पुराने युद्धों में चले जाए, महाभारत रामायण से लेके अभी तक, जो हम कारगिल युद्ध में भी हमने देखा कि बहुत यंग ऑफिसर हमारे जो थे वो लीड करके चार्ज जो है ऊपर तक जाते थे। और ये जो खास भारतीय सेनाओं के जो लीडर हैं, इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो जो मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी, जिन्होंने ये हाइफा का चार्ज लीड किया, इनके अगर आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें ये सभी गुण नजर आते हैं जो कि एक सक्सेसफुल कैवलरी चार्ज के अंदर होने चाहिए। आई एम श्योर कर्नल राठौर इस महान रेजिमेंट को कमांड कर चुके हैं, और ये गाथा जो है इनके, और सिर्फ हाइफा में ही नहीं, जो उन दिनों की जो ये कैवलरी फोर्सेस, इन्होंने कई जगह पे, और 61 कैवलरी जो है इसने चाइना से लेके और इजिप्ट तक पूरी, ये जितना भी भाग बीच का है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे आपका लेबनान सीरिया हो, हाइफा हो और इजिप्ट हो, हर जगह पे 61 कैवलरी के घुड़सवारों ने जाके बहुत ही नाम कमाया है। और ये सब श्रेय मैं सोचता हूँ इनके जो अधिकारी हैं, जो लीडर हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनको जाता है। राम, आपने बहुत अच्छा बताया, और मैं अब रवि से पूछना चाहूंगा कि इनको 61st कैवलरी ने इतना जबरदस्त काम 2018 में करके बताया, उसके अलावा मुझे मालूम है कि उनको बहुत सारे और बैटल ऑनर्स मिले में, मेरे ख्याल से 40-50 के आसपास। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इसके गठन के बारे में बताना चाहूंगा। जो 61st कैवलरी जो 1953 में काफी जो डिफरेंट स्टेट फोर्सेस हैं, जोधपुर लांसर्स जिन्होंने हाइफा की बैटल जीती, मैसूर लांसर्स जिन्होंने सपोर्टिव रोल दिया, ग्वालियर लांसर्स, पटियाला लांसर्स, जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी कैवलरी रेजिमेंट्स थी। तो जब हम आजाद हुए उसके बाद में पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये विचार था, और सही तरह से कि हमें कैवलरी की हिस्ट्री हमेशा जिंदा रखनी है। तो ये सारी रेजिमेंट्स को मिला के 1953 में 61st कैवलरी का गठन हुआ, जिसमें इनके घुड़सवार और घोड़े और ऑफिसर और सभी साहिबान आए, और उनकी हिस्ट्री अभी 61st कैवलरी कैरी ऑन करके आगे चला रही है। और देखें आप, 1950 जब हम पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, उस दिन से आज तक 61st कैवलरी का ये सौभाग्य है कि वो पहला दस्ता जो आ रहा है वो उनको लीड करती है। सो ये हमारे पूर्वज जो उनका शौर्य और उनकी गाथा है उसको कैरी ऑन करने का एक तरीका है। इस कैवलरी की जो पुरानी हिस्ट्री है उसको कायम रखने का एक जरिया है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी। मैं अब दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यदि उनको लगता है कि हम इस प्रकार की हॉर्स कैवलरी है इसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो अपने विचार कमेंट्स के साथ हमें दे सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि भारत और इजराइल के संबंधों में इस हाइफा और हाइफा की विजय का क्या रोल है? मैं आपको बताता हूं कि क्या समझ में आता है कि इजराइल में
आज भी उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है हाइफा की बैटल। और वहां पर हाइफा बैटल के लिए एक बहुत बढ़िया मॉन्यूमेंट बना हुआ है, एक सेमेट्री बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि हाइफा बैटल को वो बहुत तवज्जो देते हैं और भारतवर्ष के प्रति उनके अंदर बहुत आभार का भाव है कि हमने उनको हाइफा जीत के दिया, ताकि इजराइल का आज जो शेप है वो उस शेप में इजराइल रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को इस हाइफा के युद्ध के बारे में भी और इस हाइफा के युद्ध की वजह से होने वाले दूरगामी परिणामों के बारे में भी कम ज्ञान है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालें, ताकि हमें, हमारे दर्शकों को पता चल सके कि हाइफा बैटल से भारत, इजराइल और भारत के विश्व में कद के बढ़ने का क्या असर हुआ। जनरल माथुर ने बताया कि इसका महत्व जो हाइफा का वर्ल्ड हिस्ट्री में इजराइल के लिए जो उनका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ, पर आप देखें जो 23 सितंबर 1918 में जो कैवलरी का चार्ज हुआ और हम इस पोर्ट को ले पाए, जिस कारण जो जर्मन फोर्सेस और टर्किश जो फोर्सेस वहां तैनात थी उनको खदेड़ पाए। जो 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। तभी ये सारा एरिया जो हमने देखा वो ब्रिटिशर्स के बाद में आया और वही आगे चल के बन के इजराइल बना। आज की डेट में भी आप देखें कि जो इजराइल की 5वीं 6ठी क्लास से लेकर उनको इस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है। और इजरायलीज आप किसी से भी देखें वो हमेशा और हमेशा इंडिया के कैवलरी के जोधपुर लांसर्स और जिन जिन उन्होंने मदद करी 15 इंपीरियल कैवलरी के ग्रेटफुल हैं। उनके सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है। उनके 23 सितंबर हर साल वहां पर बड़े धूमधाम से, जहाँ की इजराइल में आप देखेंगे ज्यादा सेलिब्रेशन का कल्चर नहीं है, फिर भी 23 सितंबर को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उनके मेमोरियल्स पे फंक्शन होते हैं। और ये जो इंडिया और इजराइल की डिप्लोमेसी भी आप देखें, जहां जहां हमें जरूरत पड़ी है इजराइल हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहा है। बिकॉज और हमेशा वो हमारे भारतीय सेनाओं के ग्रेटफुल रहे हैं। They have gratitude towards our forces and that's why the diplomacy also helps out in. बहुत बिल्कुल सही बताया। और ये मैं आप दर्शकों को बता दूं कि जो रवि राठौर कह रहे थे, चाहे वो 71 का विश्व युद्ध रहा हो, चाहे वो 99 का युद्ध रहा हो, या 2019 में जो हमारा 2020 में चाइना के साथ गलवान में कुछ रहा हो, इजराइल सदैव हमारे साथ खड़ा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं इस हाइफा के युद्ध से और हाइफा की विजय से उसका कोई ना कहीं कोई ताल्लुक और तालमेल है। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, घुड़सवारी और जो इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स हैं, ये हर एक विश्व लेवल के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे ओलंपिक्स हैं या एशियन गेम्स हैं, उसमें हर बार इन तरह के खेलों का जो है इनको शामिल किया जाता है। और लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स बहुत कॉस्टली है, महंगे हैं, इसमें पैसा लगता है, इसमें बहुत समय लगता है। तो इस तरह के खेलों को, इक्वेस्टेरियन खेलों को भारत में इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको और प्रचलित करने के लिए, इसको पॉपुलर करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इसके लिए क्या क्या जरिया है जो अगर इस तरह के खिलाड़ी हैं जो ये इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? सर, जैसे मैंने बताया कि 1953 में जब 61st कैवलरी का गठन हुआ, उस टाइम पर जो इक्वेस्ट्रियन और पोलो स्पोर्ट्स हैं उसमें अपनी जो कैवलरी इंडियन आर्मी का दबदबा था। ज्यादातर 90% जो से 95% जो पूरी पार्टिसिपेशन है वो फौज के तरफ से ही थी। और पोलो में तभी भी जो स्टेट फोर्सेस, जो पुराने रॉयल्टीज थे, वो अपनी अपनी टीमें डाला करते थे। तो 60-70s के एरा तक इट वाज कि जो रॉयल्टीज थे उनकी टीम थी, वो भी चली आ रही थी। पर आप देखें 70 के दशक से आई वुड से टिल अर्ली दिस सेंचुरी, आर्मी हैज बीन द बैकबोन ऑफ इक्वेस्ट्रियन एंड पोलो एंड स्पेसिफिकली कैवलरी। इसके मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें 61st कैवलरी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो। आप देखें 61st कैवलरी का इक्वेस्ट्रियन और पोलो में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आर्मी ने इसको अभी तक जो इन गेम्स को इंडिया में अलाइव रखा है और इसको यहाँ तक लेके गए हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स है।
सो इनका आर्मी का इसको जीवित रखने में और आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी आप देखें कि काफी स्पॉन्सरशिप्स और सिविल सेक्टर भी आ रहा है, तो अभी इन अ बैलेंस्ड वे बिटवीन आर्मी और सिविल के बीच में इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ की आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन इस स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखने में, उनको जीवित रखने में और नए राइडरों को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सो मैं यही कहूंगा कि आगे चल जैसे चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसका आर्मी का और सिविल का जो बहुत जरूरी है तालमेल, क्योंकि आर्मी कुछ चीजें आगे लेके आती है, जैसे हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर एज सिविल एंड जो साइड है, जो कॉर्पोरेट साइड है, दे गेट लॉट ऑफ फंड्स एंड स्पॉन्सरशिप which is also required for taking the sports up. So अभी आप देखेंगे जैसे पहले सिर्फ आर्मी के क्लब होते थे, वो अभी भी हैं और आगे कायम भी रहेंगे। इसके साथ में सिविल क्लब, सिविल भी आ रहे हैं, तो उनके तालमेल से मैं ये सोचता हूँ कि आगे चल के ये स्पोर्ट्स इंडिया में जैसे बढ़ रहे हैं और भी इनको बढ़ावा मिले। एक छोटा सा लास्ट सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कर्नल राठौर, थोड़ा हटके सवाल है। आप इतना पोलो खेलते हैं, इतने जगह पे जाके आपने पोलो खेला है, इतने अवार्ड जीते हैं, क्या आपके पास अपना घोड़ा है? नहीं सर, मैं हमेशा मानता हूँ और ये हमेशा मैंने बोला है कि जो मैं हूँ और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इस भारतीय सेना और 61st कैवलरी की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जो मैं बन पाया और जो मैं अचीव कर पाया, वो सिर्फ इस भारतीय सेना और 61st कैवलरी के कारण मुमकिन हुआ। आज की डेट में भी जो आपका सवाल था, मेरे पास में एक भी मेरा खुद का घोड़ा नहीं है, बट जैसे आपने बताया भारतीय सेना की बदौलत और उनके रिसोर्सेज के बदौलत मैं जो भी अचीव कर पाया और मैं आपके सामने आज बैठ के बात करता हूँ। थैंक यू कर्नल रवि। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेशन टॉक्स में आपने बहुत बहुमूल्य विचार हमारे को दिए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। कर्नल अठावले हमारा हिस्सा है और वो भी आए यहाँ पर और काफी समय बाद हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा और इसको समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाइफा दिवस जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है, उसके लिए आपको अभी से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है और बहुत बहुत जरूरी इसके बारे में जानकारी होना हमें आवश्यक है, इसलिए हमें लगा कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए। हमने ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया। मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि अगर वो चाहे किसी विशेष विषय पर हम एक कोई वीडियो उनके लिए लेकर के आए, तो हमारे को बड़ी खुशी होगी और हम इसको पूरा कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी इच्छा लिख सकते हैं और हम उस पर विचार करके और नया वीडियो आपके लिए लाएंगे। हमारे को जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।